हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज इस टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे, वो जो अपना पिछला हिस्सा चल रहा था उसी में कि अपने पास सिलिका क्ले कितने टाइप के हैं, जिसमें दो गए थे। आपका केओलिनाइट हो चुका था और मांट मोरिलोनाइट हो चुका था। उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका रासायनिक संगठन क्या है, किस प्रकार से है, वो चीज़ें डिस्कस कर ली थी। उसी में तीसरा जो हिस्सा है वो अपने पास है इलाइट। तो नेक्स्ट नंबर 3, इलाइट समूह। अब इलाइट जो समूह है वो क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आप इसके जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट हैं उनको देखो। जब आप थ्योरेटिकल पॉइंट देखोगे तो यहाँ से अपने को जो है उसकी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली आपको पीछे की दोनों स्ट्रक्चर आनी चाहिए। अगर वो दोनों स्ट्रक्चर आपको आती है तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कि किसका रेशो क्या था। जैसे केओलिनाइट में अनुपात क्या था, 1:1 था। एक एल्यूमिना की परत थी तो एक सिलिका की थी। उसके बाद में दूसरा लिया मांट मोरिलोनाइट, उसके अंदर था 2:1, जिसमें आपकी जो दो परतें हैं वो सिलिका की थी और एक परत जो है वो आपकी एल्यूमिना की थी। तो वहाँ अनुपात हो गया 2:1। कंपेयर उनके अपने फॉर्मूले भी देखे कि उनका जो है वो रासायनिक सूत्र किस प्रकार से होता है, उसका फैलाव, संकुचन, किसकी सामर्थ्य किस प्रकार है, उसका संगठन क्या है, सुगठिता क्या है, वो सारी चीज़ें किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, वही पॉइंट इलाइट के रहेंगे। इलाइट को जो है वो एक अन्य नाम से और बुलाया जाता है। इलाइट को जो है वो हाइड्रस माइका भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी अपनी यहाँ देखेंगे, इसका अदर नाम है वो। तो सबसे पहले इसके सिंपली जो भी पॉइंट है वो देखेंगे। ये इसलिए आसान हो जाएगा, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है, पिछला अगर आपने समझा है तो ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हेडिंग डालो इलाइट समूह और इसका फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो। इस समूह को हाइड्रस माइका, इस समूह को हाइड्रस माइका भी कहते हैं। इस समूह को हाइड्रस माइका भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, इसमें प्रमुख रूप से इलाइट खनिज पाया जाता है। इलाइट खनिज पाया जाता है। तीसरा, इसमें इलाइट के कण भी क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनते हैं। क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इसकी संरचना मांट मोरिलोनाइट के समान, इसकी संरचना मांट मोरिलोनाइट के समान 2:1 होती है, जिसमें दो सिलिका परतें एवं एक एल्यूमिना की परत होती है। एल्यूमिना
एल्यूमिना की परत दो सिलिका परतों के मध्य उपस्थित होती हैं, जिनके मध्य ऑक्सीजन बंध पाया जाता है, जिनके मध्य ऑक्सीजन बंध पाया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इसमें कण मांट मोरिलोनाइट से बड़े होते हैं। इसमें कण मांट मोरिलोनाइट से बड़े होते हैं। इसके कण मांट मोरिलोनाइट से बड़े होते हैं। नेक्स्ट अगला, इसकी संरचना में दो इकाइयों के मध्य पोटेशियम पाया जाता है। इसकी संरचना में दो इकाइयों के मध्य पोटेशियम पाया जाता है, जिसके कारण यह मांट मोरिलोनाइट की अपेक्षा कम प्रसारित होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इस प्रकार के समूह में सुगठ्यता, सहसंजन, फैलाव, संकुचन, सुगठ्यता, सहसंजन, फैलाव, संकुचन आदि के गुण मांट मोरिलोनाइट से कम तथा केओलिनाइट से अधिक होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इसका संरचना सूत्र निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। इसका संरचना सूत्र निम्न प्रकार से दिया जा सकता है, और ये इसका संरचना सूत्र बोर्ड से लिख लें, KAl4SiO20OH का होल 4, यानी ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, विशेष चेंज नहीं है, केवल एक पोटेशियम ये बीच में आता है दो परतों के बीच में, यानी मांट मोरिलोनाइट का ही फॉर्मूला एक तरीके से, और उसके बीच में क्या जोड़ दिया, एक एक्स्ट्रा आपने पोटेशियम दे दिया, बाकी सेम फॉर्मूला उसी तरीके से है। ठीक है, क्योंकि इनकी दो जो परतें होती हैं उन दो परतों के बीच में क्या पाया जा रहा है, पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, इसकी पंक्ति संरचना किसकी, इलाइट की या हाइड्रस माइका की। इसकी पंक्ति संरचना
निम्न प्रकार से दी जा सकती है। इसकी पंक्ति संरचना निम्न प्रकार से दी जा सकती है। तो इसकी जो पंक्ति संरचना बनाई जाए तो वो किस तरीके से है, एट इज वो की वही है, मांट मोरिलनाइट की तरह ही सेम वही है, क्योंकि रेशो वही है, अनुपात वही है, बस थोड़ा सा एक चेंज आ गया, वो आ गया इनकी परत के बीच में क्या आ गया, पोटेशियम। दो परतों के बीच में क्या उपस्थित है, पोटेशियम प्रेजेंट है। तो ये तो है सिलिका परत, सिलिका परत, ठीक है। ये हो गई आपकी एल्यूमिना परत, फिर आ गई आपकी सिलिका परत। इसकी बाहरी परत पे क्या प्रेजेंट है, धन आयन प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही इसी तरीके से इसका दूसरा हिस्सा, इसकी दूसरी परत बनेगी। दूसरी परत जिसमें सिलिका परत, पहली सिलिका परत, दूसरी हो जाएगी एल्यूमिना परत, और तीसरी वापस क्या हो जाएगी, सिलिका परत, सिलिका परत। इन दोनों संरचनात्मक इकाइयों के बीच में क्या पाया जाता है, इनके बीच में पोटेशियम। यहां पोटेशियम प्रेजेंट होता है इन दोनों के मध्य में, इतना ही चेंज है। और बाहरी परत पे क्या प्रेजेंट है, इन पे धन आयन। तो इनकी जो प्रसारीय दूरी है, ये जो प्रसारीय दूरी है, प्रसारित दूरी, वो क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। मांट मोरिलनाइट से भी जो है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। यह क्या है, इनकी क्रिस्टलीय इकाई, क्रिस्टलीय इकाई। और इनके परतों के बीच में यहां जो है वो क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है दोनों परतों के बीच में, ठीक है, ऊपर और अपर लेयर के अंदर। तो यहां क्या प्रेजेंट है, यह हो गई आपकी ऑक्सीजन। ये संबंधित धन आयन विनिमय, जिसे आप पिछले हिस्से में भी देखा था अपन ने, ये क्या है, धन आयन विनिमय। दोनों डायग्राम्स में ये देखा है, वही चीज है, धन आयन विनिमय। तो ये जो है वो इसकी क्या है, पंक्ति संरचना। बना ले फटाफट। तो इस तरीके से जो है वो इलाइट की या हाइड्रस माइका की जो है वो पंक्ति संरचना दी जाती है। तो ये अपना थर्ड हिस्सा कंप्लीट होता है, इलाइट या हाइड्रस माइका। अब आता है इन तीनों में कंपैरिजन, कि इन तीनों का जो है वो तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। माप का केओलिनाइट हो गया, मांट मोरिलनाइट हो गया और इलाइट हो गया। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए वो किस तरीके से है। इनके बीच में डिफरेंस हो जाता है थ्योरेटिकल एग्जाम में, और यहीं से इस डिफरेंस से जो अपने यहाँ टेबल बनाएंगे वहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। आप डिफरेंस खुद तैयार कर सकते हो कि मांट मोरिलनाइट, केओलिनाइट और इलाइट। तो आप इसको इस तरीके से अरेंजमेंट करो कि मांट मोरिलनाइट है, उसके बाद में बीच में आ रहा है इलाइट आ रहा है, और उसके बाद में आ रहा है केओलिनाइट, क्योंकि इलाइट के गुण केओलिनाइट और मांट मोरिलनाइट के बीच के हैं। तो सबसे ज़्यादा गुण किसके हैं, मांट मोरिलनाइट के, सबसे कम किसके हैं, केओलिनाइट के। तो बीच में कौन रह गया, इलाइट या हाइड्रस माइका। तो जब इसे पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे, ज़्यादा से कम की ओर, सबसे ज़्यादा मांट मोरिलनाइट, उससे कम इलाइट और सबसे कम केओलिनाइट। अब इनके गुण क्या क्या हैं वो पहला कॉलम तैयार करेंगे। पहला कौन हो जाएगा, गुण का, उसके बाद में दूसरा हो जाएगा मांट मोरिलनाइट, फिर हो जाएगा इलाइट, और उसके बाद में हो जाएगा केओलिनाइट। और अपने जितना अभी तक पढ़ा है पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में जो पढ़ रहे हैं, उनकी समरी वो एक टेबल के रूप में हो जाएगी, जो अंतर भी हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल जो प्रिपरेशन कर रहा है, थ्योरेटिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो थ्योरेटिकल में कर लेगा, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग डालो, सिलिकेट, सिलिका मृत्तिका, सिलिकेट मृत्तिका।
खनिज का तुलनात्मक अध्ययन। सिलिकेट मृत्तिका खनिज का तुलनात्मक अध्ययन। अब तुलनात्मक अध्ययन के लिए यहाँ आपको कॉलम बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट पहला कॉलम तो हो जाएगा गुण का, आप गुण लेना चाहो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मांट मोरिलोनाइट, मांट मोरिलोनाइट। अगला हो जाएगा इलाइट, कॉलम इलाइट या हाइड्रस माइका। और आखिरी कॉलम हो जाएगा केओलिनाइट, केओलिनाइट, ठीक है। ये अपने पास जो है इनके कॉलम्स हैं। अब सबसे पहले गुण की बात आती है, वो आती है इनकी संरचना की। संरचना नंबर 1 पहला, तो मांट मोरिलोनाइट की संरचना, और अभी देखा था हाइड्रस माइका या इलाइट की जो संरचना वो क्या होती है, एक जैसी होती है, और केओलिनाइट की उससे डिफरेंस होती है। तो जो मांट मोरिलोनाइट की संरचना है वो होती है 2:1, इलाइट की भी होती है 2:1, लेकिन इसकी होती है 1:1। तो अब मैं वो पूरा नहीं लिखूंगा, पूरा मैंने पीछे लिखा दिया है, पूरी थ्योरी लिखा दी है कि इसमें 2 परत सिलिका की, 1 परत एल्यूमिना की, इसमें 2 परत सिलिका की, इसमें 1 एल्यूमिना की, और इसमें 1 परत सिलिका की है और 1 परत एल्यूमिना की है। इसलिए इसकी संरचना 2:1, 2:1 और 1:1 होती है। ये तो हो गई संरचना। आप इसे पूरा लिखना चाहो तो इसकी संरचना 2:1 होती है, इसकी संरचना 2:1 होती है, इसकी संरचना 1:1 होती है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट बात की जाए, वो की जाए इनके आकार की। आकार, तो इसमें दे सकते हैं कि जो मांट मोरिलोनाइट है, इस मांट मोरिलोनाइट का आकार, इनके कणों का आकार, कणों का आकार 0.01 से 1.0 मिली माइक्रोन, 0.01 से 1.0 माइक्रोन। माइक्रोन होता है, 0.01 से 1.0 माइक्रोन होता है। और इसके कणों का जो आकार है वो 0.1 से 2.0 माइक्रोन, 0.1 से 2.0 माइक्रोन होता है। और इसका जो है वो 0.1 से 5.0 माइक्रोन होता है, ठीक है। ये इनका दूसरा गुण हो गया आकार का। तीसरी बात करें तो वो है आकृति। तो आकृति के लिए क्या होगा, तो मांट मोरिलोनाइट में आकृति के लिए लिखो, मांट मोरिलोनाइट में लिख रहा है आकृति के लिए। इनकी आकृति, इनकी आकृति अनियमित परत के रूप में, अनियमित परत के रूप में होती है। अगर अब ये अनियमित परत के रूप में है तो दोनों की संरचना एक जैसी है, तो आकृति भी क्या होगी, एक जैसी। तो इलाइट में लिखो, इनकी आकृति भी अनियमित परत के रूप में होती है। इनकी, इलाइट में लिखो, इनकी आकृति भी अनियमित परत के रूप में होती है। केओलिनाइट में लिखो, इनकी आकृति षटकोणीय क्रिस्टल, षटकोणीय क्रिस्टल के रूप में होती है, के रूप में होती है।
नंबर 4, चौथे की बात करें। अब चौथा जो पॉइंट है वो आती है इनकी धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता। तो धनायन विनिमय क्षमता के लिए यहां मांट मोरलाइट, इसकी धनायन विनिमय जो क्षमता होती है, थ्योरी में लिखा था अपन ने, इसकी धनायन विनिमय क्षमता उच्चतम होती है। धनायन विनिमय क्षमता क्या हो जाएगी इसकी? उच्चतम। इसकी हो जाएगी मध्यम और इसकी हो जाएगी निम्नतम। मांट मोरलाइट की धनायन विनिमय क्षमता उच्चतम, इलाइट की मध्यम और केओलिनाइट की क्या हो जाएगी? निम्नतम। नेक्स्ट, अगला ऋणायन विनिमय क्षमता। ऋणायन विनिमय क्षमता। वैसे इसमें एक चीज और है, वो अगर ये आप साथ लेना चाहो, इनकी वैल्यू भी ले सकते हो। ऋणायन विनिमय क्षमता। ऋणायन विनिमय क्षमता लिखने से पहले आप जो धनायन विनिमय क्षमता है, इन धनायन विनिमय क्षमता इनकी है कितनी, वो मान भी लिखा जा सकता। तो आप इसके नीचे सामने जगह है आपके पास, तो इसकी धनायन विनिमय क्षमता लिख सकते हो। इसकी लिख सकते हो आप 60 से 100, और 60 से 100 जो ये धनायन विनिमय क्षमता का निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है 60 से 100 सी मोल, कलाम प्रति मोल, ठीक है, P प्लस Ag के रूप में, प्रति kg के रूप में, किलोग्राम के रूप में। इसकी 60 से 100 होती है, दूसरे की होती है 20 से 40 और इसकी होगी 3 से 15। ठीक है, इकाई सेम रहेगी, कूलम मोल, ये धनायन है प्रति किलोग्राम। अगला है ऋणायन विनिमय क्षमता। तो ऋणायन विनिमय क्षमता के लिए ये सारा उल्टा हो जाएगा। अगर ये धनायन विनिमय क्षमता है तो ऋणायन विनिमय क्षमता इनकी उल्टी होगी, विपरीत। तो ऋणायन विनिमय क्षमता इसके लिए तो हो जाएगी निम्नतम। इलाइट के लिए जो है वो हो जाएगी आपकी मध्यम, ये मध्यम ही रहेगी। और जो केओलिनाइट है इसकी हो जाएगी उच्चतम। तो मांट मोरलाइट की ऋणायन विनिमय क्षमता निम्नतम, इलाइट की मध्यम और केओलिनाइट की जो है वो उच्चतम। ये इनकी ऋणायन विनिमय क्षमता। नेक्स्ट, अगला गुण, तो ये ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धनायन विनिमय क्षमता, ऋणायन विनिमय क्षमता, इनके कणों का आकार क्या है, इनकी संरचना का अनुपात क्या है। तो इस टेबल से थ्योरी भी तैयार होती है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपने तैयार होते हैं। नेक्स्ट, अगला है सहसंजन। अगला गुण सहसंजन। सहसंजन, उससे अगला गुण हो जाएगा सुगठ्यता, उससे अगला गुण होगा फैलाव, और उससे अगला गुण होगा संकुचन। तो सहसंजन, सुगठ्यता, फैलाव और संकुचन ये किस रूप में होता है? तो इन तीनों के लिए बेसिकली थ्योरी में अगर लिखाया था मैंने, तो वहाँ देखा हो तो सहसंजन, सुगठ्यता, फैलाव और संकुचन ये सबसे ज़्यादा तो किस में होता है? मांट मोरिलोनाइट में। इनमें तो क्या होगा? ये उच्चतम। उच्चतम। उसके बाद में इलाइट के अंदर पाया जाता है ये मध्यम। मध्यम। और केओलिनाइट में पाया जाता है ये निम्नतम। केओलिनाइट में किस प्रकार से होगा? निम्नतम।
निम्नतम। और इसमें आखिरी जो है वो है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें जो है प्रतिस्थापन में लिखो मांट मोलिनाइट के लिए एल्यूमिना परत में, प्रतिस्थापन के लिए मांट मोलिनाइट में लिखोगे एल्यूमिना परत में मैग्नीशियम व आयरन द्वारा, मैग्नीशियम व आयरन द्वारा प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापन होता है। इलाइट में प्रतिस्थापन की लिस्ट में लिखो, प्रतिस्थापन वाले पॉइंट के लिए इलाइट में सिलिका परत में, सिलिका परत में एल्यूमिनियम द्वारा प्रतिस्थापन होता है, सिलिका परत में एल्यूमिनियम द्वारा प्रतिस्थापन होता है। और आखिरी में लिखो केओलिनाइट में, इसमें प्रतिस्थापन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें प्रतिस्थापन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये प्रतिस्थापन के लिए। नेक्स्ट अगला गुण आता है, वो आता है इनका सतही क्षेत्र। सतही क्षेत्र जो ये होगा मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम में। सतही क्षेत्र की इकाई है आपकी किस रूप में दी जाएगी, मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम के अंदर। तो इनका जो सतही क्षेत्रफल होता है वो होता है 700 से 800 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। मांट मोलिनाइट का होता है 700 से 800 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। नेक्स्ट अगला जो आता है उसके लिए है आपका 100 से 120 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम इलाइट के लिए। और सबसे कम पाया जाता है वो पाया जाता है किसके लिए, 5 से 20 केओलिनाइट के लिए मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। ये इनका जो है वो क्या है, सतही क्षेत्र। अगला आता है वो आता है आंतरिक पृष्ठ। आंतरिक पृष्ठ, तो इनका जो आंतरिक पृष्ठ है वो अत्यधिक होता है। इसका जो आंतरिक पृष्ठ है मांट मोलिनाइट का वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में इलाइट की बात करें तो इसका होता है मध्यम, इसका मध्यम होगा। और जो आपका केओलिनाइट है इसमें आंतरिक पृष्ठ नहीं होता है, इसमें करोगे आप अनुपस्थित। इसमें आंतरिक पृष्ठ जो है केओलिनाइट के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपका आंतरिक पृष्ठ। और आखिरी में आता है वो आता है, सबसे आखिरी में है वो है बाह्य पृष्ठ। बाह्य पृष्ठ, तो बाह्यतम पृष्ठ की बात की जाए तो बाह्यतम पृष्ठ में वही, इसमें होगा अत्यधिक। उसके बाद में जो है वो जाएगा आपका निम्नतम, मध्यम। और बाह्यतम पृष्ठ इसमें हो जाएगा निम्नतम। ठीक है, ये आपका इसका बाह्यतम पृष्ठ। तो इन दोनों में मूल अंतर क्या है, ये मूल अंतर है वो यहाँ इस जगह कि मांट मोलिनाइट में अत्यधिक है बाह्य और आंतरिक, इलाइट में जो है वो मध्यम है बाहरी और आंतरिक। लेकिन केओलिनाइट के अंदर आंतरिक पृष्ठ पाया ही नहीं जाता है, इसमें आंतरिक पृष्ठ नहीं पाया जाता है केओलिनाइट में, केवल बाह्यतम पृष्ठ पाया जाएगा। और वो भी क्या होगा, निम्नतम। उसकी भी मात्रा क्या होगी, बहुत अपेक्षाकृत रूप से बहुत कम होगी। ठीक है, ये आपकी इसका विवरण तुलनात्मक रूप से इनमें आप किस प्रकार से अंतर कर सकते हो। मेजरली जो इसमें क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल के अंदर आपको सारा लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें और एक आखिरी वो आप दे सकते हो इनका संरचना सूत्र का, और दे सकते हो कि इनका संरचना सूत्र मांट मोलिनाइट का संरचना सूत्र क्या था, इलाइट का क्या था, और आपका केओलिनाइट का संरचना सूत्र क्या था। तो आप संरचना सूत्र भी यहाँ पे दे सकते हो। डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपन ने स्टेप बाय स्टेप पहले देख लिया है उसमें। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है एक तो आपका संरचना सूत्र का, यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरा आता है इनकी संरचना का कि किसका अनुपात संरचनात्मक रूप से क्या है। तीसरा आता है इनके आकार का
कि इनके कणों का आकार क्या है, जैसे 0.01 से 1.0, फिर 0.1 से लेके आपका 2.0, 0.1 से लेके 5.0 माइक्रोन। तो कणों का आकार पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आता है धनायन विनिमय क्षमता, किसकी धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा है, कितना है, कितना मान है, वो पूछा जा सकता है। ऋणायन विनिमय क्षमता पूछी जा सकती है। उसके अंदर उनका सतही क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम में किसका ज़्यादा है और किसका कम है। अगला सुगठ्यता, संजनता, फैलाव और संकुचन का गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है और सबसे कम किस में पाया जाता है। तो ये सारे गुण मांट मोलिनाइट में ज़्यादा होते हैं, जबकि आपके केओलिनाइट में सबसे कम होते हैं। और जो इग्नोर की जाती है वो चीज़ ये, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि ये तो सिंपल है, कौन पूछेगा। लेकिन ध्यान रखना, सबसे बढ़िया बात यह है कि केओलिनाइट के अंदर आंतरिक पृष्ठ पाई ही नहीं जाती है। इन दो में तो पाई तो जाती है, लेकिन इसके अंदर तो अनुपस्थित है, उपस्थित ही नहीं होती है। जबकि इसके अंदर जो है बाह्य पृष्ठ निम्नतम होती है। अगर बाहरी निम्न है तो आंतरिक तो कहाँ से होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आंतरिक और बाह्य सबसे ज़्यादा मांट मोलिनाइट की, इलाइट की जो है वो मध्यम होती है, बीच की होती है। केओलिनाइट में ध्यान रखना है कि केओलिनाइट में आंतरिक नहीं होती है, जबकि उसकी बाह्यतम पृष्ठ जो है वो निम्नतम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने पास ये विभिन्न जो सिलिकेट मृत्तिका थी उनके खनिज का और रासायनिक तुलनात्मक अध्ययन की किस प्रकार से इनमें अंतर आप कर सकते हैं और कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ से थ्योरी भी तैयार हो गई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके प्रिपेयर हो गए। तो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये अंतर देने होते हैं। ऑब्जेक्टिव में मैंने बता दिया किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको टेबल याद है, पूरी टेबल याद है, तो आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी आसानी से क्लियर कर लोगे। तो आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से जेट एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन आप इनको ढंग से याद कर लो तो 10 क्वेश्चन तो आपकी यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे। क्लियर है। तो इसका नेक्स्ट अगला हिस्सा जो है वो मैं नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करूँगा। दूसरी एक चीज़ और है कि आप जो है वो पहले लेक्चर को कंप्लीट देखें, उसके बाद भी नोट्स बनाया करें। तो ये ध्यान रहेगा कि कहाँ गलती होने की संभावना है और कहाँ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे आगे का मैटर।